तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसे आप ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी तो यूज पर ही रहा है। जब आप क्लास 12th में जाइएगा तब भी आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़िएगा या कुछ कोई और चैप्टर पढ़िएगा तो इसका यूज आपको बार बार ही मिलेगा। ठीक है ना? इसके बिना आपको क्लास 12th में भी दिक्कत होगा और कंपटीशन के एग्जाम में तो पूछते ही हैं इससे क्वेश्चन। अभी मैंने दिखाया था ना 2022, मतलब इसी साल जो 17 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसमें इस टॉपिक से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था जो आज सभी बच्चे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में क्या है। तो ये तो पहला पॉइंट ऐसे ही है क्या कि इसे किसने दिया था? तो गुल्डबर्ग एंड वेज ने। तो ये तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है सेकंड वाला, ये हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपना। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको मैं यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं और पढ़ाई हम अपना शुरू करते हैं। देखो, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा कहाँ? तो ये लगेगा वैसे इक्वेशन में जो कि क्या हो, रिवर्सिबल हो। क्या हो? एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो। यानी कि इक्वेशन मान लो ए प्लस बी यदि फॉर्म कर रहा है क्या, सी प्लस डी। ठीक, ए प्लस बी यदि फॉर्म हो रहा है सी, इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सी और प्लस डी में। तो तुम्हारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ऊपर क्या हो रहा है, पहले तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा है, तो तुम इसके ऊपर क्या लिख दोगे इसको ऊपर लिख दो आर एफ। मतलब सबसे पहले तो फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन, सी और डी का। और जब सी और डी बन जाएगा, हाँ बच्चे बोलो, कोई डाउट है क्या? सलोनी आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट होगा तब हैंड रेज करना है, ठीक है, ऐसे नहीं। किसी को डाउट है क्या? अभी तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट ही किया हूं। और दूसरा है, दूसरा ये मैं एरो दिया, इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा आर और बी। ये क्या बता रहा है, आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो तुम्हारा एक इक्वेशन होगा, क्या होगा, इक्वेशन तुम ऐसे लिखोगे, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। अब ये मैंने क्या लिख दिया, तो अब तुमको एक छोटी सी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिख दिया। देखो, यदि एक रिवर्सिबल का रिएक्शन का मैं एग्जांपल लिखूं, H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में। तो बताओ, गैस H2O गैस यानी कि मान लो लिक्विड तुम्हारा पानी हुआ और गैस तुम्हारा वेपर फॉर्म में। तो गैस का बनना, प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड करेगा, आर एफ मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा भैया, जितना ज्यादा पानी रखोगे उतना ज्यादा भाप बनेगा। ये तो सबको पता है कि जितना ज्यादा हम पानी रखेंगे भाप उतना ही ज्यादा बनेगा। तो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो, H2O लिक्विड के। ठीक है ना? तो ये तो ठीक है। और देखो, जितना ज्यादा भाप बन जाएगा यानी कि H2O गैस बन गया, वो कंडेंस करेगा तो उतना ही ज्यादा लिक्विड बनेगा। इसका मतलब मैं क्या बोला, मान लो जितना ज्यादा आसमान में बादल रहेगा, तुमने पानी गर्म किया, बादल का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड बना, तो जितना ज्यादा क्लाउड बनेगा उतना ही ज्यादा चांस है ना कि बारिश होगा। तो बारिश का होने का मतलब क्या हुआ, पहले पानी तुम्हारा ऊपर गया भाप बन के, और फिर वो पानी वापस गिर रहा है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो बैकवर्ड रिएक्शन तुम्हारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H2O गैस के। यानी कि जितना ज्यादा बादल का फॉर्मेशन हुआ उतना ज्यादा बारिश होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आर एफ तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट के। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर बी, यहां पे मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन के लिए
आर बी यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सी इनटू डी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये नहीं समझ में आया क्या लिख दिए आर एफ आर बी? तो पूछो। जिस अंकुर आपने हैंड रेज किया, क्या कोई डाउट है क्या बच्चे आपको? किसी को डाउट हो तो हैंड रेज करेगा, ठीक है ना? ऐसे नहीं। और डाउट होगा तो आप लोग का माइक भी ऑन है, आप माइक से पूछ सकते हैं। यस सर, रिपीट इट फॉर मी। अच्छा सत्येंद्र बोल रहे रिपीट करने के लिए। देखो मैंने बोला कि, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी तुम रिएक्टेंट लिए, तो प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी। तो एक एरो ऐसे खींचोगे, इसके ऊपर तुम लिखोगे क्या? इसके ऊपर लिखोगे आर एफ। एफ मतलब फॉर्मेशन हो रहा है सी और डी का। और हम ये जानते हैं कि ये हमारा इक्वेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जैसे ही सी प्लस डी बना, यानी कि पहले तुम मान लो पानी लिए, उसको तुम बॉयल किए, तो वो तुम्हारा भाप बन के बादल, भाप बन के उड़ा, ऊपर जाके बादल बन गया। तो ये बादल का बनना, भाप का बनना किस पे डिपेंड करेगा भैया? रेट ऑफ फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा तुम्हारा पानी हो, यानी कि इस रिएक्टेंट जितना ज्यादा हो, रिएक्टेंट जितना ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए मैंने लिखा आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। यानी कि क्या है? ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और मैंने लिखा भैया जितना ज्यादा भाप बन के बादल बन गया, जितना ज्यादा बादल बन गया, उतना ही ज्यादा बारिश होगा। यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ना, उतना ही ज्यादा बारिश होगा, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड होगा। तो जितना ज्यादा सी प्लस डी बनेगा, तो ये रिएक्शन उतना ही आरबी बनेगा, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड में आएगा। तो आरबी का हमने क्या लिख दिया? आरबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, यानी कि सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। अब हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो वो हमारा कांस्टेंट क्या रहेगा? यहाँ पे हम लेंगे आर एफ। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू बी। ये हमने लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे? इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी डी। ठीक है ना? ये हमने लिख दिया। अब तुम्हारा एक और, ये हमने क्या किया भैया? कुछ नहीं किया। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए तुम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते होगे, हमेशा एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो वो कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे के एफ है और यहाँ के बी है। तो हमने दो कांस्टेंट टर्म ले लिया। तो एक और चीज हम जानते हैं, जब इक्विलिब्रियम स्टेज होता है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? आर एफ, आर एफ इज इक्वल टू किसके होता है? आरबी के बराबर होता है। आर एफ आरबी के बराबर होता है। तो हम यहाँ से ये दोनों का वैल्यू, इसका इक्वेशन 1 मान लिए, इसको हमने 2 माना, और दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वल कर देंगे। तो 1 और 2 इक्वल किए, तो आर एफ इज इक्वल टू आरबी था। आर एफ क्या था? आर एफ था हमारा के एफ कंसेंट्रेशन ऑफ, क्या था? के एफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी। के एफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। और आरबी क्या था? के बी कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी। ये तुम्हारा मैंने यहां से पुट कर दिया और दोनों को इक्वल कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि दोनों को डिवाइड करेंगे। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ। अरे माइक वाइक ऑन करो यार, एकदम शांत बैठो हो। माइक ऑन करो, कुछ बोलो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? देखो मैंने क्या लिख दिया, केव डिवाइडेड बाई के बी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सी डी डिवाइडेड बाई ए बी। अब ये जो के एफ बाई के बी होता है ना, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी का नाम क्या होता है? इसका नाम है
इसका KH के सी या के ई, ठीक है ना, इसका नाम है के सी या के ई। तो इसी को हम लिख देंगे क्या, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। और देखो कितना कमाल का इक्वेशन है, के सी इज इक्वल टू सर एक KP भी होता है ना प्रेशर के लिए सर। हाँ, प्रेशर के लिए केपी होगा, वो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। प्रेशर के लिए बिल्कुल सही बोला आपने, केपी होगा, वो हम आज आगे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। एक बच्चे ने एक बच्चा ही लगा है क्लास में, आज खा पी के बैठा है, बाकी सब सुस्त शांत बैठे हैं। देखो केसी क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू A डिवाइड बाय D। सी और डी क्या है बच्चे, प्रोडक्ट है, और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। हाँ, तो एक चीज तुम ध्यान रखना कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। तो ये हमने इक्वेशन डेराइव किया। किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया हो तो पूछे। मैंने स्टार्ट किया था इस इक्वेशन से स्टार्ट किया था, और मैंने क्या निकाला, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला। बताओ, ये आपका रफ वर्क हो गया, ये आपका रफ वर्क है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेगा, आ गया समझ में, ठीक है। तो नहीं भी समझ में आएगा तो अभी आज इतना क्वेश्चन इस पे करेंगे ना कि सब समझ में आ जाएगा। तो ये हमने केसी का इक्वेशन निकाला। अब मान लो, क्या मान लो कि प्रोडक्ट 1 मोल, देखो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा सी कितना है 1 मोल, डी कितना है 1 मोल, ए कितना है 1 मोल, बी कितना है 1 मोल। कैसे 1 मोल, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। मान लो इसके आगे कुछ लिखा रहता, क्या लिखा रहता, मान लो तुम्हारा ये इक्वेशन रहता, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, ये लिखा रहता सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। तो इसका जब तुम केसी लिखोगे, इसका जब केसी लिखोगे तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो लो, प्रोडक्ट लिख दिया, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर दिया सर। हाँ, ये जो स्मॉल सी है ना, ये इसकी पावर होगी, सी और डी। हाँ बिल्कुल सही। ये जो सी है, पहले तो हम जो बेसिक सीखे थे वो लिख दिए, और इसके आगे जो सी और डी है ना, वो इसकी पावर हो जाएगी। यानी कि ये कर देंगे सी, ये कर देंगे डी, ये कर देंगे ए, और ये हो जाएगा आपका बी। तो ये आपका केसी का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया क्या, क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो आया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसका आप केसी जल्दी से फटाफट बताइए। राइट डाउन द केसी वैल्यू ऑफ ईच रिएक्शन। पहला केसी देखते हैं, कौन बच्चा सबसे पहले बताता है, बोलो क्या होगा केसी, क्या लिखा जाए? अरे केसी ही लिखना है, जल्दी बताओ, माइक ऑन करके बोलो यार। अच्छा, मैं लिखते जा रहा हूँ, तुम मुझे हेल्प करो लिखने में। सर हो गया NH3 का स्क्वायर अपॉन में H2 प्लस N2 का क्यूब। बिल्कुल सही सर नो सर, H2 का क्यूब, H2 का क्यूब प्लस N2। हाँ बिल्कुल सही बोले बच्चे। पहला का आंसर देखो, मैंने क्या लिखा, NH3 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, NH3 है तो ऊपर गया, रिएक्टेंट क्या है, N2H2 है तो नीचे N2H2 लिख दिया। H2 जो है 3 मोल है तो यहाँ 3 कर देंगे, पावर 3 आएगा, पावर नीचे 3 कर देंगे, और N2 2 मोल है तो ऊपर 2 मोल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला का हुआ। अब दूसरा का केसी, सर दूसरा का होगा HCl का की स्क्वायर पावर अपॉन में 2। Cl2 प्लस H2। बिल्कुल सही। देखो रिएक्टेंट का पावर करेंगे, रिएक्टेंट HCl लिख दिए, रिएक्टेंट कितना है 2 मोल है तो HCl का पावर 2 डिवाइडेड बाई H2 और Cl2, डिवाइडेड बाई H2 और Cl2। पावर में कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके आगे एक भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तीसरा का क्या होगा, तीसरा का केसी NO2 की, हाँ NO2,
हमने तो टू की पावर 2 अपॉन में डिवाइडेड बाई N2O4 N2O4। N2O4। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी इसका कितना है, 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो यहाँ पे इसलिए 2 कर दिया। और इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला का केसी हो जाएगा। NO2 की पावर 2 अपॉन में N2O4। हाँ, NO2 के पावर 2 अपॉन में N2O4। देखो कितना आसान था। किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ ले। देखो हम रिएक्टेंट डिवाइड प्रोडक्ट में केसी क्या लिखेंगे, ऊपर तुम प्रोडक्ट लिखना, नीचे तुम रिएक्टेंट लिखना, ऊपर लिखना प्रोडक्ट, नीचे लिखना रिएक्टेंट, और जिसका जितना मोल होगा ना उतना पावर चढ़ा देना। किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करे, मैं फिर से बता दूंगा उस बच्चे को स्पेशली। सर समझ में आ किसी को गया। नहीं समझ में आया हो तो हैंड रेज कर सकता है या माइक ऑन करके पूछ सकता है। अच्छा, एक बच्चे सतेंद्र ने बोला फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दो, तो लो मैं मिटा दिया फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला को ही केवल बता रहा हूं। हम क्या लिखेंगे, केसी, फर्स्ट वाला केसी लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट इसमें क्या है बच्चे, ध्यान देना सत्येंद्र, प्रोडक्ट है तुम्हारा NH3, तो ऊपर क्या लिखोगे NH3, रिएक्टेंट क्या है N2 और H2, तो नीचे क्या लिखोगे N2 और H2। ठीक है, अब तुम ध्यान देना, ये तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट कर लिए। अब तुम ध्यान देना मोल पे, किस पे, मोल पे। तो प्रोडक्ट कितना मोल है, 2 मोल, तो ऊपर कर दो 2, और रिएक्टेंट में N2 कितना मोल है, 1 मोल, तो 1 यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे H2 क्या है, 3 मोल है, तो यहाँ पे क्या कर दो 3 मोल कर दो। अब समझ में आया कि नहीं बताओ। यस सर, अब आ गया समझ में। तो आ गया ना सत्येंद्र आपको समझ में, तो ये बहुत आसान था। ठीक है, और किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा तो घबराने की बात नहीं है, अभी इस पे और क्वेश्चन आएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, पहले का, दूसरा का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तीसरा का यहाँ सॉल्यूशन है, चौथा का यहाँ, तो आप इसमें देख सकते हैं। फिर ये आते हैं हमारा नीट 2022 का क्वेश्चन, इसको देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व करता है। सर इसका ए ऑप्शन होगा। इतना जल्दी नहीं भाई, मैं सर जी पोल सही है जनरेट सर, कर। मैंने कर लिया। सर जी आपने जब अच्छा, फर्स्ट में ये करा था ना तभी मैंने कर लिया था। अच्छा, लेकिन मैं बोलूं कि ये गलत है तो बोलो बोलो सर जी कैसे होगा, कॉन्फिडेंस तो है सर, लेकिन लेकिन गलत है तो, कॉन्फिडेंस तो है लेकिन भाई, चलो मैं बोल दिया ये गलत है, जाओ फिर से ट्राई करो। कॉन्फिडेंस नहीं, इससे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, समझे। मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन है बहुत इजी, क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन आप जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए। पोल आपके सामने एक जनरेट हो गया है, इसको सॉल्व करके पोल में आप आंसर कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, में एक बार समझा दे रहा हूं कि एक रिएक्शन आपको दिया है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, एक आपको रिएक्शन दे दिया गया है और पूछ रहा है केसी भी दे दिया है। क्या दिया हुआ है, केसी का ही वैल्यू दिया हुआ है, केसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, केसी इज इक्वल टू उसने दिया 3 × 10⁻⁻59। ठीक, और क्या दिया है, और तुमको दिया हुआ है क्या, अच्छा पहले तो ये क्या दिया है क्या दिया नहीं ये हम बाद में करेंगे, पहले इसका तुम पहले केसी लिखो, केसी तुम मुझे लिखने में हेल्प करो, केसी तुम लिखने में हेल्प करो। Kc क्या इज इक्वल टू होगा, O3 की पावर 2। केसी जो होगा Kc इज इक्वल टू O3 की O3 पावर 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई बाय में O2 की पावर 3। यही होगा। और देखो यस कमाल की सर। बात ये है कि उसने केसी दिया हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, उसने O3 भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे नहीं नहीं O3 पूछ रहा है, उसने O2 का दिया है, क्या दिया है, कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.04 m, और आपसे O3 का कंसेंट्रेशन पूछ दिया है। ठीक है, तो केसी दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, O3 उसने पूछ दिया है।
तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? केसी का वैल्यू पुट करेंगे ना, यही करेंगे। केसी का वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10⁻⁻59 इज इक्वल टू O3 को तुम मान लो क्या, x, O3 को x मान लिए तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई O2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, O2 का वैल्यू यहाँ पे 0.04 दिया हुआ है। तो कोई पूछे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 10⁻⁻59 इंटू 0, अरे ये क्या है, पावर 3 ना है तो इसको कर दो पावर 3, 0.04 का पावर 3। तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। तुमको एक्स निकालना है। देखते हैं पोल में कितने बच्चे ने सही आंसर किए। ऑप्शन फिर से दिखा देता हूँ। अब तो सब बता दिया भाई, अब गुन्ना भाग करना है। अब ये भी ना होगा तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपसे गुन्ना भाग भी नहीं हो रहा है, हाँ, एक बच्चा का ही मात्र आंसर सही है, बाकियों ने गलत किया है। एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है। आपका जो क्वेश्चन होता है ना मेडिकल या जेई में, वो एक्चुअली किस चीज का आप एग्जाम देते हैं, उनको चाहिए डॉक्टर और इंजीनियर, तो वो आपका केमिस्ट्री टेस्ट करेंगे, वो कैलकुलेशन टेस्ट नहीं करते हैं। इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना बच्चा, थोड़ा सा एकदम नन्हा सा दिमाग, तो यहीं से आंसर टिक कर देगा, यहीं से वो देख के आंसर टिक कर देगा। क्योंकि अब बच्चे ने थोड़ा, 2 बच्चे के आंसर सही है और गलत गलत, ज्यादा बच्चे के गलत आ रहे हैं यार। यानी कि देखो कैलकुलेशन तुम लोग को नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। और हालांकि कैलकुलेशन करना ही नहीं था, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं। संस्कार मिश्रा सी बोल रहे हैं। संस्कार मिश्रा दिमाग लगाइए थोड़ा 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 थोड़ा। अरे एक्स निकालना है यार, एक्स निकालना है, इसको केवल कैलकुलेशन कर देना है। गुन्ना भाग तुम लोग से नहीं हो रहा है, कैसे होगा? एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जा रहा है और तुम लोगों को गुन्ना भागना है। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया कि देखो, अब आप लोगों ने, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमम बच्चे के आंसर गलत है। क्लास के ओनली 25% बच्चे के ही आंसर सही है, नहीं 20, हाँ 75% ने गलत किए हैं। देखो क्या कैलकुलेशन आपका मिस्टेक हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आप इसको गुन्ना भाग कर रहे हो और जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा है। हमें ये करना ही नहीं था। देखो तुम्हारा क्या है, 10 का पावर यहाँ पे क्या है। अच्छा पहले इसको मैं करने से पहले एक चीज तुम लोग बताओ, इसका आंसर बताओ किसका। यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है तो एक्स का वैल्यू बताओ क्या होगा। 10। एक्स का वैल्यू 10 होगा। और यदि मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर 6 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, एक्स के पावर 10 के पावर 3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि जब भी स्क्वायर से हम रूट निकालते हैं तो हम जो पावर होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यदि, या इसका मतलब एक्स स्क्वायर है, यदि 10 का पावर n है तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 का पावर n/2। कह सकते हैं क्या? अगर किसी को नहीं समझ में आए मैं क्या लिख दिया अजीब सा तो वो पूछ लेगा। क्या तुम इसको कह सकते हो क्या कि एक्स स्क्वायर, अरे ये सिंपल से ऐसे समझो ना, इसी से देखो ना। मान लो एक्स स्क्वायर, ये मैं लिखा हूं 1 2 3, ये है तो एक्स नहीं हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये है तो हम इसको लिख सकते हैं ना 100 नहीं ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 1000 गुना 1000 लिख सकते हैं ना। देखो 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बना और ये 3 का पेयर बना तो हमने लिख दिया। तो x क्या हो जाएगा, एक पेयर हट जाता है तो यानी कि 1000, यानी कि x क्या हो जाएगा 10 का पावर 3। यानी कि ये क्या था, एक्स स्क्वायर हम क्या लिए थे 10 का पावर 6 लिए थे ना, तो 10 का पावर 6 था तो x क्या हो रहा था 10 का पावर 3। तो जितना अगर पावर में 2 है ना
तो जब पावर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, n/2 कर देते हैं। अब तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। अरे 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 अरे, अरे ये क्या हो गया भैया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे तुम अब आगे देखो, तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इधर एक्स स्क्वायर है, इधर है एक्स स्क्वायर। अभी बच्चा संस्कार फिर से आप गलत कर रहे हैं। देखो इधर एक्स स्क्वायर है और इधर क्या है, 10 का पावर -59। तो एक्स, तुम बाकी नंबर को तुम छोड़ो, बाकी ये 3 और ये 0.04 को हम अभी इग्नोर करके चल रहे हैं। 10 का पावर -59 पे टारगेट करो। तो कोई पूछे इसके हिसाब से x का वैल्यू अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि 10 का पावर -59 है तो लगभग 10 के पावर -30 के अप्रोक्स में आ रहा है, कर सकते हो क्या? बाकी समथिंग जो बच रहा है वो होगा। यस सर। 10 के पावर -30 लगभग चल रहा है ना। तो ऑप्शन अब देखते हैं, -30। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी और सी तो पहले ही कट गया क्योंकि इसने +31 और +21 दिया है। ऑप्शन बी सी तो पहले ही रेस से बाहर है भैया। इधर माइनस में आ रहा है आंसर तुम्हारा, -30 के लगभग में माइनस में चल रहा है और इसने क्या दे दिया, प्लस में दे दिया। तो ऑप्शन बी सी ऐसे ही बाहर रेस से बाहर है कि नहीं बताओ? अरे है कि नहीं, यस या नहीं? तो बी और सी को हम रेस से बाहर कर दिए। अब तुम बताओ, तुम्हें -30 के अप्रोक्स में चाहिए था मयंक, -30 के अप्रोक्स में चाहिए था। यहाँ पे देखो बी सर। -63 है तो ये, और यहाँ पे -32 है। -30 के अप्रोक्स में कौन है, ये या ये? कौन आंसर होगा? डी होगा। एक तो मात्र 2 बच्चे के आंसर सही थे, बाकी सब के सर आंसर पिछला गलत। क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया सर, एक बार बता देना सर। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सर इस ये क्वेश्चन में वाला, सर मैं अभी ऑफलाइन हो गया था ना सर। अच्छा ये ऑफलाइन हो गए थे तो आप बच्चे थोड़ी देर कैसे होगा फिर? मैं अच्छा, और किसी बच्चे को डाउट है क्या? सर जी, मैं फिर से सर रिपीट। मुझे पूरा समझ आ गया सर, स्क्वायर से पहले सर पूरा समझ आ गया सर, स्क्वायर के बाद एक। अच्छा स्क्वायर के बाद देखो, स्क्वायर के बाद में मैंने ये बताया कि भैया एक्स स्क्वायर यदि 10 का पावर n होता है ना तो x का वैल्यू n/2 कर दोगे। ये मैंने कैसे समझा, देखो एक्स स्क्वायर का अगर पावर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 का पावर 6, तो x का वैल्यू हमेशा 10 का पावर 3 होगा। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। एक्स स्क्वायर 10 का पावर ये 6 है, 3 3 6 जीरो है ना, ये 6 जीरो है। तो एक्स स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, 1000 गुना 1000, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1000, तो एक्स इज इक्वल टू 10 का पावर 3। तो मैंने ये बोला कि जब भी स्क्वायर में रहता है ना कोई नंबर स्क्वायर में है और इधर कोई 10 का या फिर किसी भी नंबर का पावर है, तो स्क्वायर से तुम रूट मिलाने में क्या करोगे, हमेशा पावर को 2 से डिवाइड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर तुमसे पूछे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 7 का पावर 36 है, तो कोई बच्चा बताए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का पावर कितना? अरे बताए कोई बच्चा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, 16। अरे 16, हाँ 18। एक्स का पावर, एक्स इज इक्वल टू 7 का पावर 18 होगा। रूट निकालने के लिए हमेशा 2 से पावर को डिवाइड कर देते हैं, मैंने ये बताया। फिर हेलो मैंने हेलो ये सर, देखा, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बच्चे? आ रही है सर। बच्चे आपका अंकुर, आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आप एक बार फिर से ग्रुप लीव करके ना फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया, फिर मैंने ये बोला कि भैया यहाँ पे तुमको स्पष्ट दिख रहा है क्वेश्चन में 10 का पावर 59, 10 का पावर 59, तो इसका रूट निकालोगे तो अप्रोक्स 10 का पावर 30 आना चाहिए और माइनस में ही आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो इसलिए रेस से बाहर हो गया क्योंकि ये प्लस में था। बचा कौन, ए और डी। तो ए तो सीधे -63 है 63, तो ए ऐसे ही बाहर हो गया, आंसर आपका डी। ठीक, तो ये हमारा, ये तरीके से हमको करना है, ठीक है ना। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा कैलकुलेशन में।
समझ में आया क्या? अब क्या मैं पूरा इसका डिटेल कैलकुलेशन करके दिखा दूं या फिर आप ठीक है लोग सर, कर, ठीक है। क्या इसका डिटेल कैलकुलेशन में पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दूं या आप लोग कर सकते हैं? कर लेंगे सर सर। कर लेंगे। कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार डिटेल कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हालांकि बहुत आसान है यार, 3 है और 4 है, गुना करोगे और फिर रूट निकाल दोगे। रूट निकालने का तरीका मैंने बोल ही दिया, पावर को 2 से डिवाइड कर देना। हालांकि वो जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसने ऐसा ऑप्शन जानबूझ के दिया कि बच्चा को एग्जाम में कैलकुलेशन ना करना पड़े। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ऑप्शन को बहुत ध्यान से हमेशा देखना है कि हाँ ऑप्शन कैसा है, आपको वो कैलकुलेशन नहीं चेक करेगा। यस सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के। अच्छा, ये पढ़ चुके हैं क्या? ये पढ़ाई हो चुका है क्या? क्या ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं? यस। नहीं हुआ। तो देखो बहुत आसान है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में मतलब क्या होता है, सभी जो हो, सभी रिएक्टेंट सर सेम फेस होता है। जो देखो जैसे यहाँ पे क्या है, लिक्विड 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 लिक्विड, सब सेम लिक्विड में है, तो ये हो गया होमोजीनियस। यहाँ पे क्या है, गैस गैस गैस, तो ये सब गैस में है, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया। और एक पॉइंट नीचे लिखा है, सॉलिड जो होता है हमेशा इसको कहेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में होगा। सॉलिड आर ऑलवेज इन, देखो यहाँ पे सॉलिड है, ये सॉलिड और ये क्या हो गया, गैस हो गया, तो हेट्रोजीनियस हो गया ना। तो होमोजीनियस का मतलब होता है सभी एक ही फेज में हो, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है क्या, कोई गैस होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, कोई गैस होगा तो कोई सॉलिड होगा कोई लिक्विड होगा, एक फेज में ना हो। समझ में आया क्या डेफिनेशन? देखो वही आपका लिखा हुआ है, व्हेन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन सेम फेज, जब सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक फेज में हो जाए तो क्या कहेंगे, होमोजीनियस। ठीक है ना? तो देखो, तो ये हुआ होमोजीनियस, ये तुम्हारा ये भी होमोजीनियस है, ठीक है ना, ये भी आपका होमोजीनियस है। और आते हैं हेट्रोजीनियस में। तो एक चीज और तुमको यहाँ पे, ये जो केसीएम लिख रहे थे ना जितनी आसानी से, उतना आसान है नहीं, मतलब टफ भी नहीं है। अभी आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताएंगे। ये कंसेप्ट है कि केसी जो जब आप लिखते हैं ना, तो अगर होमोजीनियस है तो पूरा रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कर देना है। लेकिन जब हेट्रोजीनियस होगा, जैसे ये क्या है, हेट्रोजीनियस, तो इसमें हम केसी लिखने के दौरान केवल गैस वाले ही जो होगा ना, गैस वाले जो कंपोनेंट होंगे उसी को कंसीडर करेंगे। सॉलिड और लिक्विड को क्या मान लेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1, कंसेंट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1। अब उसका यूज करके कोई बच्चा मुझे इसका केसी लिखा दे। मैंने क्या बोला, ये हेट्रोजीनियस है, तो हेट्रोजीनियस का जब भी आप लिखिएगा केसी, तो सॉलिड वाले टर्म और लिक्विड वाले टर्म अगर है सर मैं तो बताऊं उसको कैसे? इग्नोर कर, इस केवल गैस वाले को ही लेना है। यानी कि सर सॉलिड वाले को इग्नोर करना है, इसको कर दो और इसको इग्नोर कर दो। ठीक, और तुम केसी H2 बताओ, की बताइए पावर जल्दी। 4 अपॉन में H2O की पावर 4। बिल्कुल सही। बाकी सबको क्या करेंगे, इग्नोर। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में गैस के कंपेयर में सॉलिड लिक्विड का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गैस में मोशन ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम आपका गैस ही बनाएगा। ठीक है ना, मूवमेंट गैस में ज्यादा, लिक्विड सॉलिड में कोई मूवमेंट नहीं है गैस के कंपेयर में। तो समझ में आ गया क्या ये, इसका केसी समझ में आया क्या? तो इसका केसी मुझे कोई बताए, इस क्वेश्चन का केसी बताए, बताओ जल्दी। CO2, बिल्कुल सही। संस्कार मिश्रा, पहला आंसर आज शायद संस्कार का, लगातार बच्चे कोशिश कर रहा है, शायद आज की क्लास का ये संस्कार का पहला आंसर सही है। बहुत बढ़िया। तो क्यों केवल CO2 लिखाएगा बच्चे, ये सॉलिड है तो इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, बचा क्या, सॉलिड, तो सबको इग्नोर कर दिया, तो केसी हो जाएगा, केसी हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ CO2। वही लिखते हैं ना भैया, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में तो कुछ है ही नहीं सर, क्योंकि सॉलिड है। समझ में आया क्या? और Yes, एक sir. चीज और यहाँ पे नोट में दिया है, हियर कीप इन माइंड दैट
CaCO3 सॉलिड जो होता है और CaO सॉलिड होता है आर बोथ सॉलिड, दोनों सॉलिड है बट हैव डिफरेंट फेज। मतलब ये दोनों सॉलिड होते हैं ना, लेकिन फिर भी डिफरेंट फेज कहलाएगा। एक पॉइंट है, ऐसे ही ध्यान रख लेना बस, ठीक है? कोई दिक्कत? अब तुम बताओ इसका आंसर, देखते हैं कौन बच्चा है इसका आंसर सही देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम? कौन सा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है? मैं पोल ये करता हूं। अच्छा, मधु ने ये हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या बच्चे? नो सर, आंसर बताने के लिए किया। अच्छा आंसर, चलो ऐसे ही माइक में आंसर बोल दो फिर। सर सी होगा। सी आंसर सर। सर सी आंसर सी है। होगा, क्योंकि ए गैस है, गैस है, गैस है, ये भी गैस गैस गैस, ये गैस गैस गैस, बच गया। इसमें क्या, एक सॉलिड हो गया और ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, तो हेट्रोजीनियस हो गया। बड़ा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है? अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एक्टिव मास। अच्छा वो अब पढ़ लेते हैं, एक्टिव मास वाला जो पॉइंट था ना, उसको अब हम लोग पढ़ते हैं, अब समझ में आ जाएगा। देखो जहां से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने क्या लिखा था, क्या पढ़ा था हमने, ये सेकंड पॉइंट हमने छोड़ दिया था। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब तुम्हारा क्या कहना चाह रहा है, जो केसी होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट के एक्टिव मास के, नहीं क्या लिखा हुआ है, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अरे हमने क्या लिखा हुआ था भैया, के कहाँ लिखा हुआ था, केसी जो ये था ना, क्या था, सी और डी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ए बी। तो केवल एक्टिव मास ही ले रहे थे, जैसे सॉलिड वाले को इग्नोर नहीं कर दे रहे थे। अरे सॉलिड लिक्विड वाले को इग्नोर कर दिए, केवल गैस वाले को ले रहे थे। अभी हम CO2 वाला नहीं लिखे थे भाई। अरे अभी हमने CO2 वाले में क्या किया था, सॉलिड और लिक्विड वाले को इग्नोर कर दिया था ना, केवल गैस वाले को ले रहे थे। यानी कि गैस कंपोनेंट क्या है, एक्टिव है। रिएक्शन में तुम्हारा एक्टिवली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, गैस वाला ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए उसका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्टिव मास कहलाएगा। गैस वाला जो कंपोनेंट है ना, वो एक्टिव मास कहलाएगा। बाकी सबको तुम्हें क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो यही कह रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, या फिर ऐसे आरए बोलो, रेट हम आरए भी बोल सकते हो, वो क्या है, प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी कि वही मोल, स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, वो उसके मोल की बात कर रहा है, मोल की बात करता है। मोल हम पावर में नहीं ले जाते हैं। अरे आया कुछ समझ में, नहीं भी आया होगा तो हटाओ, बाकी ये नीचे वाला सब चीज समझ में आ गया ना। वही चीज को वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो तुम यहाँ पे नीचे देखे थे ना, केसी, और यहाँ पे जो इग्नोर कर रहे थे सॉलिड और लिक्विड को, वही वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? अरे कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस यस सर। यस सर। बाउंस मारेगा? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जनरली इट इज 1 फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये हमने कर ही लिए, सॉलिड लिक्विड का 1 मान रहे थे, इग्नोर कर दे रहे थे हेट्रोजीनियस में, ठीक है? एक्टिव मास आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक्टिव मास जो होता है ना, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट फॉर आवर पर्पज हम लोग इसका डायमेंशन मोलारिटी लेते हैं और प्रेशर लेते हैं। तो अभी एक बच्चा कह रहा था ना सर केपी बोलेंगे, तो वो प्रेशर वाला हो गया। अब मोलारिटी वाला भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर क्या करा, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड ऑन डेंसिटी एंड, इसका क्या लेते हैं यार, 1 लेते हैं। सब तुम लोग पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पॉइंट है। केसी को क्या कहते हैं, केसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं, ये भी पढ़ लेना। और केपी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये केपी और केसी, अब ये केपी केसी तो हम समझ गए, केपी क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखो फिर से हम यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ले रहे हैं और यहाँ पे हम देखते हैं केपी के बारे में। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी गैस और प्रोडक्ट बना सी गैस प्लस डी गैस। अब तुम बताओ हम केसी में क्या लिख रहे थे, केसी में हम ऐसे लिख रहे थे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिख रहे थे,
कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। कंसेंट्रेशन। बट गैस का कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बटा वॉल्यूम, यही होता है ना, मोल बटा वॉल्यूम। तो गैस का जो है ना कंसेंट्रेशन नहीं दिया जाता है, गैस का क्वेश्चन में आपको प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि गैस का क्या मेजर करना आसान है? प्रेशर मेजर करना आसान है, कंसेंट्रेशन मेजर करना थोड़ा गैस का टफ है। तो गैस के लिए ना हम केसी ना यूज करके हम जनरली केपी यूज करते हैं। तो केपी क्या होगा? केपी भी वही होगा जो केसी था, बस आपको केपी का यहाँ पे क्या लिखेगा? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया क्या कुछ? केपी हम गैस के लिए क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। नहीं समझ में आया होगा? अब थोड़ा और समझ में आ जाएगा। यानी कि इसी क्वेश्चन का कोई केपी पूछे ना, तो केपी क्या होगा इस क्वेश्चन का? प्रेशर ऑफ सी इनटू प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी। ये तुम्हारा केपी हो गया। जो जिस तरह तुम केसी निकाल रहे थे सेम उसी तरह केपी भी निकालोगे, बस वहां पे हम कंसंट्रेशन रख रहे थे। जैसे क्या था क्वेश्चन में 0.04 मोल रख रहे थे ना, जैसे 2022 का क्वेश्चन आया था, इसमें हम क्या रख रहे थे? देखो मोल रख रहे थे, मोलारिटी रख रहे थे, सॉरी, ये 0.04 मोलारिटी रख रहे थे ना। लेकिन जब केपी रहेगा ना तो मोलारिटी ना रख के एटीएम रखेंगे। क्या रखेंगे? एटीएम। वो मशीन एटीएम पैसे निकालने वाला मशीन नहीं, प्रेशर वाला एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कोई चीज नहीं होगा। तो समझ में आया क्या? केपी समझ में आया? कुछ Yes, चेंज sir. नहीं है, बस सर आ गया। की जगह पे प्रेशर रख देना। हाँ ऐसे ही बोलते रहो एकदम। तो एक्सप्रेशन फॉर केपी एंड केसी क्या होगा? देखो ये तुम्हारा सेम इक्वेशन है। केसी तुम कैसे लिखोगे? देखो प्रोडक्ट यानी कि सी और डी का पावर डी कर रहे थे, और ए का पावर बी, ए का पावर ए और बी का पावर बी। हम केपी में क्या किए? देखो केपी में भी वही है, बस पीसी कर दिया, यानी कि प्रेशर ऑफ सी प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी, और जिसका जितना मोल है आगे उतना मोल गुना हम पावर में चढ़ा दिए। देखो पावर में उतना मोल चढ़ा दिए, कोई चेंज नहीं है। समझ में आया क्या? अरे आया समझ में? सर आ गया समझ में। अब हम एक चीज देखेंगे, हमारा हेड, अच्छा ये तुम्हारा ये कुछ पॉइंट है, इसको भी देख लेना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बारे में क्या लिखा है? केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन एक्टिव मास आर एक्सप्रेस्ड इन कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो केसी, और केपी क्या होगा? जब प्रेशर की बात करेंगे तो केपी। ठीक है, और ये दोनों आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब एक हेडिंग हम देखेंगे नया, बहुत आसान टॉपिक है। ये क्या हमारा हेडिंग है? यूनिट ऑफ केसी। अब हम केसी का यूनिट देखेंगे कि भैया जैसे हर चीज का यूनिट होता है ना, मास का यूनिट क्या है? केजी है, वॉल्यूम का लीटर है, तो केसी का भी तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो केसी का यूनिट क्या होता है अभी हम पता कर लेते हैं। एक इक्वेशन था हमारा, क्या? ए प्लस बी बी सी प्लस डी, यही था ना। तो अगर मान लो कोई पूछे केसी क्या लिखोगे, तो हम यही लिखेंगे ना, सी का पावर सी, पहले हम सी डी लिख लेते हैं, बाद में पावर चढ़ाएंगे। ये हम ऐसे लिख देंगे, और ये क्या है? सी का पावर सी, डी का पावर डी, ए का पावर ए, बी का पावर बी, यही लिखेंगे ना केसी। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कोई पूछे यूनिट कैसे करेंगे, तो देखो ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन का साइन होता है। ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो हम ये ब्रैकेट में है तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन, यानी कि सी का यूनिट क्या हो जाए? कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल बटा लीटर। अरे कंसंट्रेशन होता है ना मोल बाई वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल अपॉन लीटर। तो तुम्हारा सी का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल डिवाइडेड बाई लीटर, मोल डिवाइडेड बाई लीटर,
का पावर सी, फिर क्या लिखोगे, मोल डिवाइडेड बाई लीटर का पावर डी डिवाइडेड बाई मोल का पावर ए। बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो, मैंने क्या लिख दिया? आ गया सर, समझ में आ गया। सबका मैंने यूनिट लिख दिया भाई। भैया सबका यूनिट तो मोल मोल पर लीटर ही है ना, क्योंकि कंसेंट्रेशन का यूनिट ही मोल पर लीटर होता है, तो सभी का यूनिट मोल पर लीटर। तो अब मैं फिर से एक बेसिक चीज पूछूंगा, मैथ आपको बताना है क्या, कि x का पावर 2 है इनटू x का पावर 3, आंसर क्या होगा? जल्दी x की बताओ। पावर 5। हाँ, यानी कि x की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू x की पावर 5, बिल्कुल सही। यानी कि जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर जुड़ जाता है। अब तुम बताओ, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 1, आंसर क्या आएगा? x की पावर 3। यानी कि x की पावर 4 माइनस 1 यानी कि x की पावर 3। तो जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, और जब बेस सेम रहता है और यदि डिवीजन करेंगे तो पावर माइनस हो जाता है। जब बेस सेम रहे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम रहे डिवाइड करोगे तो पावर माइनस हो जाता है। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो सबका बेस तो सेम ही है यार, मोल पर लीटर है कि नहीं, तो एक हम मोल बाई लीटर लिख देंगे। और देखो ये ऊपर है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या लिख देंगे, C प्लस डी। और जो नीचे वाला है ये क्या है, डिवाइड में, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया क्या? यस सर। तो अब इसका यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, मोल डिवाइडेड बाई लीटर का पावर C प्लस डी माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया A प्लस बी, ठीक है। अरे बस माइनस कॉमन लिया। तो एक चीज तुम ये ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे, सी और डी प्रोडक्ट है और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसका यूनिट हम लिख देंगे डेल्टा एन। मोल। हाँ बिल्कुल सही, किसने बोला डेल्टा एन? क्या नाम हुआ बच्चे आपका? सर काफी। काफी, बिल्कुल सही बोला। इसको हमने लिख देंगे क्या, डेल्टा एन लिख देंगे। वेयर डेल्टा एन क्या है, जहां पे आपका डेल्टा एन जो होगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C+, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ कंसंट्रेशन नहीं, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। कितना मोल प्रोडक्ट है उसमें से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करेंगे। तो एक और चीज, ये तुम डेल्टा एन कहीं पढ़े होगे, कहाँ, तो थर्मोडायनेमिक में एक पढ़े होगे डेल्टा एन जी। तो यह जो डेल्टा एन है वही थर्मोडायनेमिक वाला ही डेल्टा एन है, डेल्टा एन जी। यानी कि इसमें भी देखो किसको हम ले रहे थे, जब इक्वेशन तुम लिखोगे तो केवल गैस वाला ही लिखोगे, अगर हेट्रोजीनियस है, सॉलिड लिक्विड को तो इग्नोर कर दोगे। तो इसमें भी जो तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड रहेगा उसको इग्नोर करके डेल्टा एन भी निकालोगे, तो किसका, केवल गैस वाला ही तो लेना है, बाकी सबको तो इग्नोर कर देना है। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपका, उसको यूनिट बताना है। क्या बताना है आपको, बताना है उस क्वेश्चन का यूनिट। समझ में आया क्या यूनिट? मैं एक बार इसको लिख भी देता हूं, यूनिट ऑफ, इसको याद कर लेना आप लोग, यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल डिवाइडेड बाई लीटर का पावर डेल्टा एन। ठीक है, ये हो गया आपका एक पॉइंट जो कि बहुत काम का है। यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन। ठीक है, अरे बोलो, यस सर। यस सर। नहीं तो बोलेगा। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, इसका यूनिट बताना है। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या है ये, CaCO3 सॉलिड आपका बन गया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। आपको इसका यूनिट बताना है, क्या होगा, क्या होगा इसका यूनिट, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा? मोल पर लीटर
की पावर 1। बिल्कुल सही, मोल पर लीटर की पावर 1। इसका यूनिट हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मोल पर लीटर का पावर डेल्टा एन, यही लिखेंगे ना। फॉर्मूला तो यही है, अभी हमने लिखा ना, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा। बस हमें मेहनत क्या करना था, डेल्टा एन निकालने पे करना था। और हम जानते हैं डेल्टा एन प्रोडक्ट का मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करते हैं। डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन एक्चुअली ये जी है, एन जी, जो हम थर्मोडायनेमिक में करते थे। प्रोडक्ट के मोल, यानी कि प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करेंगे, लेकिन किसका? केवल गैस वाले का ही। तो प्रोडक्ट में कितना मोल गैस है? 1 मोल CO2 है। बाकी ये इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि ये दोनों सॉलिड में है। तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो डेल्टा एन का वैल्यू 1, तो इसका यूनिट क्या जाएगा? मोल पर लीटर का पावर 1। तो ये आपका आंसर हुआ, जो कि एक बच्चे का आंसर सही है। समझ में आया क्या? क्या एक मैं और क्वेश्चन दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा? यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, नहीं तो जी इसका क्वेश्चन का सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2, N2 गैस प्लस 3H2 गैस आपका बना क्या? 2NH3 गैस। आपको इसका यूनिट बताना है। क्या होगा यूनिट, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बोलो, कम से कम इतना तो बोल दो भाई, मोल पर लीटर का पावर डेल्टा है, इतना तो बोल सकते हो। डेल्टा इन बाद में यस सर। देखेंगे, डेल्टा इन देखेंगे क्या हो रहा है, इतना तो होगा ना। मोल पर लीटर का पावर डेल्टा इन। अब हम डेल्टा इन निकलवा दो, यानी कि सर डेल्टा इन -2। -2, क्योंकि देखो सब गैस है तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। कितना मोल गैस है प्रोडक्ट में? 2 मोल। रिएक्टेंट में कितना मोल है? 1 और 3 4, तो 2 माइनस 4 यानी कि -2। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर मोल पर लीटर पावर -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाला? यूनिट ऑफ केसी, ये हमने निकाला केसी का यूनिट। सिमिलरली हम केपी का भी यूनिट निकालेंगे। ये केसी का यूनिट है तो केपी का भी तो यूनिट होगा। तो अब हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, क्या? यूनिट ऑफ केपी। केपी का यूनिट क्या होगा? तो फिर से एक रिएक्शन लिखते हैं, गैसियस रिएक्शन है। ए गैस प्लस बी गैस कन्वर्ट हो गया सी गैस प्लस डी अरे गैस। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये रिएक्शन है। तो केपी क्या हो जाएगा? केपी तुम्हारा वैसे ही सेम होगा, ऊपर एटीएम लिख दो। अरे देखो ये लिखोगे ना, क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ सी सर सी। पावर सी इनटू प्रेशर ऑफ डी का पावर डी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए का पावर ए इनटू प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। फिर तुम ये लिखोगे, उसके बाद में तुम क्या लिखोगे? सबका पावर क्या हो जाएगा? यूनिट। प्रेशर का यूनिट एटीएम होता है, तो एटीएम का पावर सी इंटू एटीएम का पावर डी डिवाइडेड बाई एटीएम का पावर ए, एटीएम का पावर ए और एटीएम का पावर बी। ये लिख दोगे ना, तो ये तुम लिख दोगे। फिर तुम वही फॉर्मूला लगाओगे मैथ वाला। मैथ में क्या होता है, जब एटीएम है तो एटीएम सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी। माइनस बी। तो इसका भी यूनिट तुम्हारा देखो ना, कमाल का चीज ये रहेगा कि जब वो सब तुम कर लोगे तो एटीएम का पावर डेल्टा एन, यही यूनिट आएगा। यस बोलवाएगा सेम वैसे ही करेंगे, एटीएम का पावर डेल्टा एन। तो यूनिट ऑफ केपी कोई पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ केपी ठीक केसी की तरह हो जाएगा। क्या? एटीएम डेल्टा पावर डेल्टा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो था, ये जो आपका पिछला क्वेश्चन था, ये देखो ये भी तुम्हारा सब गैस में है ना, तो इसका तुम केपी बता दो, यूनिट इन केपी। इसी क्वेश्चन का तुम यूनिट बताओ केपी के फॉर्म में। केपी के फॉर्म में यूनिट क्या होगा? वही सर एटीएम की पावर -2। -2, बिल्कुल सही, एटीएम का पावर -2। तो केसी निकालोगे तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर -2, और केपी निकालोगे तो यूनिट हो जाएगा एटीएम का पावर -2। ठीक है,
तो क्या आज की क्लास आपको समझ में आई? यस या नो? यस Yes, सर। sir. तो हमारा Yes, टाइम sir. हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, बाकी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आई होप सभी को क्लास समझ में आया होगा।